लेकिन इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ से तुम्हारे बच्चे को भी पाकिस्तान पहुँचा दूँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। रज़िया बानो उर्फ कुलदीप कौर के चेहरे पर एक ऐसा गम, ऐसी उदासी छा गई थी जो सदियों का गम और सदियों की उदासी लगती थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मैंने पाँव की उस बदनसीब बेटी के पाँव को एक हाथ से छूकर वो हाथ अपनी आंखों पर लगाया और उठते हुए कहा, जिंदगी रही तो एक बार बहन तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। ये कहकर मैं फसल में से निकलकर खेत की मींद पर आया और रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल पाकिस्तान की उस मजलूम बहन के गम में डूबा हुआ था। कितनी देर तक मैं चलता गया, मुझे कुछ पता न चल सका कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। जब अपने होशो हवास में आया तो देखा कि मैं एक रेलवे फाटक के करीब पहुंचा हूँ। रेल का फाटक बंद था, गाड़ी आने वाली थी। फाटक की दोनों जानिब कच्ची सड़क पर एक दो रेढ़े खड़े थे। एक सिख भैंस का रस्सा हाथ में थामे भैंस को रेलवे लाइन पार कराने की कोशिश कर रहा था। दूर से रेल के इंजन ने सीटियां देनी शुरू कर दी। फाटक वाले ने शोर मचा दिया। सिख इतनी देर में भैंस को लाइन पार करा चुका था। इस बार गाड़ी जालंधर दिल्ली की तरफ से आ रही थी। मैं फाटक से कुछ दूर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। उसका इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। अभी तक मैंने इंडिया में रेलगाड़ियों के आगे लगे हुए कोयले से चलने वाले इंजन ही देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि चूंकि इंडिया में कोयला कई मकामात से निकाला जाता है, इसलिए ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ कोयले के इंजनों से ही चलती हैं। ट्रेन शोर मचाती लाइन के दोनों तरफ गर्द उड़ाती गुजर गई। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक पैदल चलता रहूँगा। मैं अमृतसर वाली खतरे की फ़ज़ा से काफ़ी दूर निकल आया था। बेहतर है कि मैं जीटी रोड पर वापस चला जाऊं और वहां से किसी ट्रक या बस में बैठकर किसी अगले शहर पहुंचूं। चुनाचे मैं रेलवे फाटक से कच्ची सड़क पर हो गया। यह देहाती इलाका था। किसी को क्या पता कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। मेरा लिबास ही ऐसा था कि लगता था कि शहर से कोई लड़का गांव अपने अजीजों से मिलने आया है या मिलकर वापस जा रहा है। कच्ची सड़क खेतों में तो चार मोड़ काटने के बाद जालंधर की तरफ जाती जीटी रोड पर मुझे दरख्त के नीचे बूढ़ा सिख नजर आया जो छाबे में नागपुरी संतरे बेच रहा था। इस किस्म का एक संतरा मैंने सैयद साहब के यहाँ खाया था। मुझे भूख लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। पहले सोचा कि सिख के पास नहीं जाना चाहिए, न जाने वो क्या पूछ बैठे और क्या जवाब मुझ से निकल जाए। फिर ख्याल आया कि ऐसी कोई बात नहीं, उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ। भारतीय करेंसी मेरे पास मौजूद थी। मैं सरदार जी के पास चला गया और पूछा, सरदार जी संतरे कैसे लगाए हैं। मैंने पंजाबी में बात की। सरदार जी ने एक संतरा उठाकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, खा कर देखो महाराज। मैंने कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि नागपुरी हैं। मैंने 4 संतरे उठा ली और पूछा कि कितने पैसे दूं। सरदार जी ने बेनियासी से अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 रुपया दे दो। मैंने उसे 1 रुपये का नोट दिया और आगे चल दिया। मैं उस जगह से कोई सवारी नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वहां कस्बे के मोड़ था और रेड़ों गड्ढों। मैं सड़क के किनारे एक तरफ खड़ा हो गया और किसी लारी वगैरह का इंतजार करने लगा। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया मगर वो न रुकी। उसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लदा हुआ था। मैंने उसे हाथ दिया मगर वो भी न रुका। दूर से एक जीप आती नजर पड़ी। मैं सड़क से जरा हट कर दूर खड़ा हो गया, इस ख्याल से कि ये कहीं पुलिस वगैरह की जीप ना हो, मगर ये सिविलियन जीप थी। एक सिख सिविलियन कपड़ों में उसे चला रहा था। थोड़ी दूर तक चला हूँगा कि पीछे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बस आ रही थी। सड़क के दरमियान एक गधा आ गया था जिसके लिए ड्राइवर हॉर्न दे रहा था। दूर से मैं बस को पहचान न सका। मैंने उसे हाथ दे दिया। बस मेरे करीब आकर रुक गई। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि बस की पेशानी पर अंग्रेजी में पुलिस लिखा था। ये पुलिस की गाड़ी थी। सिख ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बाबूजी आ जाओ, कहाँ जाना है। उसने अपने साथ वाली खिड़की खोल दी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। सिख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बाऊ तुम शायद पुलिस की गाड़ी देख कर डर गए हो। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये गाड़ी जरूर पुलिस की है मगर मैं पुलिस का आदमी नहीं। उसने बताया कि अमृतसर में उसका मोटर वर्कशॉप है। ये गाड़ी जालंधर सिटी पुलिस की है और रंग के लिए उसके पास अमृतसर आई हुई थी और अब वो उसे वापस जालंधर ले जा रहा है। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या काम करते हो। एक ही सांस में उसने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए। मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले ही सोच रखे थे। मैंने उसे अपना फर्जी हिंदुआना नाम बताया और कहा कि मैं अमृतसर के कॉलेज में पढ़ता हूँ और जालंधर अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। फिक्र की कोई गल ही नहीं है, समझो जालंधर पहुंचे कि पहुंचे। मैं जीटी रोड पर 60 मील से कम गाड़ी चलाता ही नहीं, सिख ड्राइवर ने कहा। सामने एक गाय आ गई। सिख ड्राइवर ने उसे गाली दी और ब्रेक लगाकर हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। वो गाय को गालियां देता कच्चे पर से गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जालंधर वहां से ज्यादा दूर नहीं था।
मुझे तब पता चला कि मैं अमृतसर से पैदल चलते हुए 10-15 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही जालंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। इससे पहले मैंने इतने सिख कभी नहीं देखे थे। जालंधर शहर भी मैं पहली बार देख रहा था। मुझे मालूम था कि बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह रुकने के लिए कहा, बस सरदार जी मैं यहीं उतरूंगा। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। जहां से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उसमें बैठ गया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बूढ़ा सिख था। वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाता एक तरफ को चल पड़ा। कई बाजार आए और गुजर गए। मैंने उससे पूछा कि सरदार जी दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है। रिक्शे वाले सिख ने हामते हुए कहा, पता नहीं जी, स्टेशन पर जाकर पता कर लें। जालंधर रेलवे स्टेशन की एक तरफ रिक्शा रुक गया जहां काफी लोग थे। मैं अगरचे अमृतसर से काफी दूर निकल आया था, मगर मैं अभी तक पंजाब में था और अपने आप को खतरे से महफूज नहीं समझ रहा था, इसलिए बड़ी एहतियात से काम लिया। टिकट मेरी जेब में था। एक पुलिस से पता किया तो मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे आएगी। उस वक्त अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था। इतना वक्त गुजारना मेरे लिए एक मसला था। सबसे पहले तो मैंने स्टेशन के सामने एक दुकान में बैठकर दाल रोटी खाई। फिर स्टेशन के सामने वाली बाजार में ही इधर उधर फिरने लगा। एक जगह सिनेमा हाउस नजर पड़ा। एक्टर एक्ट्रेसों के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। मालूम हुआ कि इस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक मुसलसल फिल्म चलती है। उस वक्त भी कोई फिल्म चल रही थी। मैंने टिकट लिया और सिनेमा हाउस में आकर बैठ गया, जहां मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं। मुझे फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहां वक्त गुजारने आया था। आंखें स्क्रीन पर फिल्म देख रही थीं और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे इस बात का भरपूर एहसास था कि मैं दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ, जो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है और जिसने पाकिस्तान के जायज़ वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। मैं यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हरदा ज़िला होशंगाबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचूं, उनसे फौजी कमांडो की ट्रेनिंग हासिल करूं और फिर कश्मीर में आकर हुर्रियत परस्त कश्मीरियों के शाना बशाना भारतीय फौज के खिलाफ लड़ूं और काफिरों को मारता हुआ शहीद हो जाऊं। और अगर शहादत का रुतबा हासिल न कर सकूं तो जब तक मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्मो इस्तबदाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो जाता, उस वक्त तक काफिरों से जंग करता रहूं। और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो वापस पाकिस्तान जाकर अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ूं और फिर बुलंद आवाज में कहूं, मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मुझे पता ही न चला और फिल्म ख़त्म हो गई। मैं यही समझा कि फिल्म ख़त्म हो गई है, मगर मालूम हुआ कि इंटरवल हुआ है। पहले सोचा कि अंदर सिनेमा हॉल में ही बैठा रहूं, फिर ख्याल आया कि बाहर निकल कर चाय पीनी चाहिए। हालांकि मुझे चाय की तलब कभी नहीं हुई थी, मगर वो जो कहते हैं कि तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है, मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे से सिनेमा हॉल के बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी थी। अभी कितना दिन बाकी था। मुझे शाम के 5:30 बजाने थे, क्योंकि जालंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी शाम के 6 बजे चलती थी। सिनेमा के अहाते के अंदर ही एक तरफ दीवार के साथ चाय पान सिगरेट की दुकानें थीं। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकाल कर चाय वाले को दिए और 5 सिगरेट के खोखे की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैंने 5 सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी भी मौजूद था, जो सिख नहीं था, यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी ही हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप उठा, मगर फौरन मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने यूं ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर जोर से दबाते हुए पूछा, अमृतसर क्या लेने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो। उसने मुझे आगे को धिक्का दिया। बस यही सिख कांस्टेबल की गलती थी और वहीं मैंने पलक झपकते ही अक्ल से काम लिया। जैसे ये धिक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर बिजली की तरह इतनी जोर से और इतनी तेजी से भागा कि मुझे खुद न पता चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के अहाते से निकलकर बाजार में आया और बाजार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता उसी तरह दौड़ता कब दूसरे बाजार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी के भागने और शोर मचाने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था
खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं इतनी तेज रफ्तारी से भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता, और मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आगे निकल जाता। मगर मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं, जिसका मतलब ये था कि पुलिस मेरा ताक़ुब कर रही है। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया और फाटक बंद था। ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाएं जानिब एक निगाह डाली तो एक रेलगाड़ी को छक छक करते आते देखा। मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इतना भी होश न रहा कि मैं रेल के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर ली। ऐन उसी लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाती शोर मचाती मेरे पीछे से गुजर गई। उस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी जो बहुत लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता दूसरे फाटक के पैजों में से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ भी दी कि पागल हो तुम। रेलवे फाटक की दूसरी तरफ भी कुछ गाड़ियां, तांगे और रिक्शे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ाती अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुंह किए जा रहा था। कोई 60-70 गज के फासले पर सड़क की जानिब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पीछे दरवाजे के पास खड़ा आवाज़ें दे रहा था। एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर है और यह दिल्ली की तरफ जाते हुए ही आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस जीडी रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थीं। औरतें भी बच्चों को लेकर बैठी हुई थीं। रास्ते में सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटा सा गांव आया, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। यहाँ बस कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा कि लुधियाना कितनी दूर है। वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, तुम पहली बार लुधियाना जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, पहले भी 1-2 बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी से गया हूँ। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमान को अपनी लपेट में लेने लगा। एक बड़ी नहर आई। बस उसके पुल पर से गुजरकर थोड़ी दूर जाकर बस की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो सड़क के किनारे पर होकर रुक गई। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखा। दूर तक लारियों और बसों की कतार लगी हुई थी। ड्राइवर ने क्लीनर से कहा, जाओ पता कर की गाले। क्लीनर भी सिख था और वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगी। शायद आगे कोई पुल टूट गया है। किसी ने कहा, कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में वो मुझे वापस आता नजर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सरदार, आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा कि किस चीज की चेकिंग कर रही है। क्लीनर बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी अंदर से क्या हालत हो गई होगी। बज़ाहिर मैं बड़े इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि मेरे अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। अब मुझे वहां से भागना था। एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शक हो सकता था और वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ बैठा रहा। फिर जेब में हाथ डालकर उसे यूं ही टटोला और साथ वाली सवारी से पूछा, आपके पास माचिस होगी? सवारी ने नफी में सर हिलाया तो मैं ये कहकर नीचे उतर गया, कहीं से माचिस तलाश करके लाता हूँ, सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैं बस से उतरकर 2 कदम चलकर आगे गया। फिर रुककर ऐसे देखने लगा जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। उसके बाद मैं टहलता हुआ अगली लारी के पास चला गया। वहां से टहलता हुआ दूसरी और फिर तीसरी के पास। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थीं और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थीं। यूं ही जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी करवा कर चेकिंग कर लेते हैं। मैं सड़क पार करके दूसरी जानिब एक दरख्त था, उसके नीचे आ गया। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। उनके पीछे खेत थे जो शाम की तेजी से फैलते धुंधलके में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे गया। जहां एक जगह छुप कर मैंने लारियों और गाड़ियों की कतार की तरफ देखा। कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहां मुझे कुछ किसान भी नजर आ रहे थे जो कटी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीडी रोड पर सीधी समत जाने की बजाय बाएं जानिब मगरिब की तरफ हो गया ताकि पुलिस से बच सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। मैं चेकिंग करती पुलिस की पहुंच से जितनी दूर निकल सकता था निकल चुका था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त अभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है।